नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। ज़िंदगी में इंसान कभी कभी ऐसे दौर से गुजरता है जब अपने आप को उस दौर में हम खुद को रखते हैं तो शायद रूह कांप जाता है। हम सोचने लगते हैं कि उस समय जो लोग उस दौर में थे वो कैसे उसको अपने ऊपर व्यतीत किए होंगे। बहुत दिन से मन में चल भी रहा था कि मैं एक दिन इसके बारे में बात करूंगा लोगों से। इनका दर्द क्या था उस समय, वो तकलीफ़ क्या थी जिसके मंजर से हो के ये निकले थे। क्योंकि वैश्विक महामारी के दौर से दुनिया गुजर रही है जिसमें सारे लोग लॉकडाउन है, क्वारंटाइन, ऑलमोस्ट सारे लोग। थोड़ा टाइम था इसमें बात करने का कि 19 जनवरी क्या है। 19 जनवरी एक आम इंसान के लिए, हमारे लिए, आपके लिए शायद एक कैलेंडर का एक आता जाता दिन है जो आता है और चले जाता है। लेकिन 19 जनवरी कश्मीर के पंडितों के लिए वो दिन है जिसके पीछे बेपनाह आंसू है, बेपनाह टिस है। 19 जनवरी कश्मीरी पंडितों के जीवन की कहानी की एक ऐसी फिल्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेक्स है। न कोई बिगनिंग है, न कोई मिड है, सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेक्स है। और आज भी वो लाइफ क्लाइमेक्स की तरह से ही चल रही है। 19 जनवरी एक ऐसा दिन है कश्मीरी पंडितों के लिए जो अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के रह गए। एक ऐसा दिन जिसके बाद वो अपनी ही ज़मीन में फिर से वापस लौटने की चाहत रखते हैं। वो दिन है 19 जनवरी। सडनली एक इंसान बड़ी ही खुश ज़िंदगी जी रहा होता है, कोई डिक्लेयर कर देता है कि आपको यहाँ से चले जाना है, सब कुछ छोड़ के चले जाना है। कश्मीर की उन खूबसूरत वादियों को छोड़ के चले जाना है, उन गलियों के छोड़ के चले जाना है जिसमें हमने अपने छुटपन के छोटे छोटे पाँवों के निशान छोड़े थे। अपने जवानी में अपने आने वाले भविष्य के सपने देखे थे, उन वादियों को छोड़ के चले जाना है। कुदरत के उन हसीन नज़ारों को छोड़ के चले जाना है। झेलम पे शिकारा को छोड़ के चले जाना है। जहाँ बचपन थी, जहाँ गलियाँ थी, सब कुछ छोड़ के जाने का एकाएक फरमान आ जाता है। केसर की भीनी भीनी खुशबू के बागीचों को छोड़ के जाने की बात हो जाती है। सेब के खेतों को छोड़ के जाने की बात हो जाती है। सबसे बड़ी बात उस घर को, उस पुश्तैनी ज़मीन को छोड़ के जाने की बात हो जाती है जिसको बनाने में हमारी पीढ़ियाँ बीत गई। उन कब्रों को छोड़ के जाने की बात कर दी जाती है जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग दफन हुए हैं, जिसकी आबो हवा में हमारी निशानियां हैं, उनको छोड़ के जाने की बात कर दी जाती है। ये एक ऐसी घटना है जिसको आप ऐसे सोचिए मत कि ये होता चला गया और सब कुछ हो। कभी आप अपने आप को इस दौर में खुद को रखिए और रियलाइज़ करिए, दिल से रियलाइज़ करिएगा कि जब ये चीज़ें हो रही होंगी तो उस समय जिन कंधों पे परिवार की जिम्मेदारियां रही होंगी वो लोग कैसे अपने जीवन को वहाँ पे काटे होंगे, कैसे फिर आगे का प्लानिंग किए होंगे। तो कहानी है कश्मीर से विस्थापित कर दिए गए पंडितों की, हिंदुओं की कहानी है जो कि कश्मीर से विस्थापित कर दिए, कश्मीर से खदेड़ दिए गए। आज़ादी के बाद तक 1980 तक, उसके पहले जम्मू कश्मीर में बहुत से, कश्मीर में विशेष तौर पे बहुत से हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के राजाओं ने वहाँ पे राज किए। और
बड़ी खुशहाल ज़िंदगी लोग वहाँ के जी रहे थे। 1980 में अचानक दुनिया के इस जन्नत को किसी की नज़र लग गई। थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा कि इन मुस्लिम शासकों के दौरान जो वहाँ की पंडित कौम थी, हिंदू कौम थी, 3 कैटेगरी की थी। बनवासी वो कैटेगरी थी जो कि जब वहाँ पे इनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो वहाँ की जगह छोड़ करके ये नीचे चले आए थे, और जब फिर से मौका मिला तो वहाँ पे फिर से जा गए और अपने जीवन को फिर से अस्थायी किया वहाँ पे। दूसरी कैटेगरी है मलमासी। ये वो योद्धा थे, ये वो वीर थे जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, इन्हें मारा गया, बावजूद इसके अपनी ये ज़मीन को छोड़ के वापस नहीं गए और वहीं पे लगे रहे। तीसरी कैटेगरी जो है वो है वहीर। एक तरह से व्यापारी कैटेगरी थी जो वहाँ पे टिकी रही। बड़े समझदार लोग होते हैं, ना कहो उससे दोस्ती ना कहो उससे बैर, और वहाँ पे वो टिक के करते रहे काम और व्यापार में लगे रहे। ये इनकी हिस्ट्री रही है। राजा हरि सिंह वगैरह जो भी राजा रहे हैं, उसके बाद जो मुस्लिम शासक रहे हैं, उनके अंदर जो इस तरह के लोग थे, इनकी 3 कैटेगरी थी। 3 कैटेगरी में ये लोग डिविलाइज कर दिए गए थे। 1980 तक ये सच में कश्मीर जो था दुनिया का स्वर्ग था, जन्नत था। बट 1980 के बाद कुछ चीज़ें बड़े तेज़ी से बदली। ये वो दौर था जिसमें रूस ने अफ़गानिस्तान पे आक्रमण कर दिया था। अमेरिका चाहता था कि रूस को वहाँ से खदेड़ा जाए, तो अमेरिका का भी डायरेक्ट इंटरवेंशन था और अफ़गानिस्तान के साथ। इस जंग में पाकिस्तान ने भी मौके का फ़ायदा उठाया और अफ़गानिस्तान का सपोर्ट किया। उस समय पाकिस्तान के जो जनरल थे जियाउल हक, पाकिस्तान के मन में शुरू से ही बड़ी टिस थी कि एक तो 1971 का युद्ध हारे थे जिसमें बांग्लादेश निकल के आया, तो मौके की परिस्थिति में थे कि जब भी मौका मिलेगा हिंदुस्तान से इसका, चूँकि वो डायरेक्ट वार कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अफ़गानिस्तान का इस युद्ध में सपोर्ट किया। इस युद्ध के दौरान जो अफ़गानिस्तान के लड़ाके थे वो कबीलाइयों की तरह से रूसी सेना पर वार करते थे और उन्हें मारने लगे थे। तब के आज के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान ने इन्हीं बागी लड़कों को, कबीलाइयों को प्रॉपर कैंप बनाकर ट्रेनिंग चालू कर दिया। आज़ाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इतिहास में पहला ये दौर था जब कैंप बनाकर प्रॉपर किसी को मिलिटेंट की तरह से ट्रेन किया गया, जो आज भी बदस्तूर पाकिस्तान में जारी है। पाकिस्तान ने बदस्तूर उन लड़कों को बागियों की तरह से तैयार किया। जियाउल हक का जो एक अंडर द लाइन जो प्लानिंग थी कि बाद में इन्हीं लड़ाकों को डाइवर्ट करके मुजाहिदीन की तरह से कश्मीर में डाइवर्ट कर देंगे और डिटरेंस प्रोवाइड करा के वहाँ पे लोगों को परेशान करेंगे, हिंदुओं को परेशान करेंगे, ब्राह्मणों को परेशान करेंगे। ये एक अंडरलाइन उनकी प्लानिंग थी और ऐसा ही जियाउल हक ने किया। तमाम जगहों पे उन लोगों ने इन जिहादियों को, इन लड़ाकों को, इन बागियों को जो कि अफ़गानिस्तान के लिए तैयार किए गए थे, पाकिस्तान ने इनको कश्मीर में डिप्लॉय कर दिया और वहाँ के लोगों को परेशान करना चालू कर दिया। इसी बीच 1986 में एक बड़ा ही राजनीतिक परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर के इतिहास में। उस समय मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह थे। गुलाम मोहम्मद शाह ने फारूक अब्दुल्ला को कुर्सी से बेदखल करके खुद ही मुख्यमंत्री बन गए। ये बहुत तेज़ी से वहाँ की घटनाओं में, राजनीतिक परिदृश्य में चेंजेज हो रहे थे।
गुलाम मोहम्मद शाह उनको कुर्सी से हटाते हैं। आज के जो फारूक अब्दुल्ला हैं उस समय मुख्यमंत्री, तो उनको हटाते हैं और फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कहीं ना कहीं आप सोचिएगा कि पाकिस्तान कहाँ से फील्डिंग करना चालू कर दिया था। जब ये गुलाम मोहम्मद शाह जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते हैं तो सडनली एक फैसला सुना देते हैं कि जम्मू के सेक्रेटेरिएट में जो एक हिंदुओं की बड़ी ही प्राचीन मंदिर है, पुरातन मंदिर है, उसको तोड़ दिया जाएगा और उसकी जगह पे एक आलीशान मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। ऑब्वियसली ये किसी के लिए भी, किसी भी धर्म के लिए बर्दाश्त से ऊपर कीजिए। जो उसकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, आप उसको एकदम से तोड़ने का आप आदेश दे दें और सडनली वहाँ पे आप बोल दें कि आपके धर्म की मंदिर नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। तो ये उन्होंने एकदम से घोषणा कर दिया। जाहिर है कि इसका विरोध होगा। वहाँ के हिंदुओं ने, वहाँ के पंडितों ने इसका जम के विरोध किया और जब विरोध हुआ तो जो ये कट्टरपंथी जो लोग थे, इन्होंने तमाम मोर्चों से बोलना चालू किए, तमाम चट्टी चौराहों से बोलना चालू किए कि इस्लाम जो है कश्मीर में खतरे में है। ये क्या विडंबना थी। मतलब एक मुख्यमंत्री जो अपने ही परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री के पद से हटाता है, फिर वो मुख्यमंत्री बनता है, फिर से तुरंत ही डिक्लेयर करता है कि जम्मू के सेक्रेटेरिएट में जो एक प्राचीन मंदिर है उसको तोड़ के वहाँ पे आलीशान मस्जिद बनाया जाए। उसके बाद जब धार्मिक विरोध होने लगते हैं तो फिर से यही कट्टरपंथी बोलते हैं कि इस्लाम यहाँ पे खतरे में है। इसी दौरान जो विरोध हो रहा था, इन मुसलमानों ने, इन कट्टरपंथियों ने साउथ कश्मीर और सोपोल में ब्राह्मणों पे हमला कर दिया और बताया जाता है कि उनको लूटा गया, उनके परिवार के बच्चों को मारा गया, उनकी बहन बेटियों के आबरू से खेला गया, उनका रेप किया गया प्रॉपरली। जो 18 से 20-21 साल के लड़के थे उनको मार दिया गया ताकि बड़े ना हो पाए, कोई विरोध ना कर पाए। भयानक लूटपाट बलात्कार हुआ वहाँ पे। उस समय जम्मू कश्मीर के तत्कालिक राज्यपाल थे जगमोहन। उन्होंने देखा कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में असफल है, तो उन्होंने सरकार को बर्खास्त कर दिया, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया, राज्यपाल का शासन लगा दिया वहाँ पे। उसके बाद एक साल बाद 1987 में, ये घटना 1986 में हुई, फिर से 1987 में वहाँ में विधानसभा असेंबली चुनाव होते हैं और आश्चर्यजनक तरीके से इस चुनाव में जितने भी कट्टरपंथी चुनाव लड़े थे सब हार गए। वहाँ की जो सिविलियन थी, जो खुश रहना चाहते थे, जो इसमें अमन था, भाईचारे थे, हिंदू मुस्लिम एक विचारधारा की जो सोच रखते थे, उनको बड़ी खुशी हुई कि आज भी यहाँ भाईचारे की सोच है, जिंदा है। लेकिन इन कट्टरपंथियों को ये लगा कि जो चुनाव में हमारी हार हुई, एक्चुअली में हार नहीं, वहाँ पे धोखाधड़ी हुई है और इसको उन्होंने ऐसे घोषणा कर दिया कि ये हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, हम लोग हारे नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर में पहला वक्त था जब इन मुस्लिमों ने खुलकर हथियार उठा लिया और वहाँ पे एक फ्रंट बनाया गया, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसका मोटिव था कि कश्मीर बिलोंग्स टू मुस्लिम, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी मतलब हिंदू और ब्राह्मण आर नॉट अलाउड टू लिव इन कश्मीर। ये मोटिव था जम्मू कश्मीर JKLF जो वहाँ पे बनाया गया था इनके द्वारा।
तमाम तरह के अत्याचार होते रहे। इसी बीच 14 सितंबर 1989 को एक घटना घटी जो कि कश्मीर के भविष्य को, कश्मीर में रह रहे हिंदू पंडितों के भविष्य को निर्धारित कर देती है। वो घटना क्या थी कि बीजेपी के उपाध्यक्ष टीकालाल टपलू को इन मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सरेआम चौराहे पे मार दिया। और मारकर ये बताया जाता है कि मारकर इनके ऊपर बाकायदे इन लोगों ने पेशाब किया और उनकी डेड बॉडी के चारों तरफ बाइक को घुमाते रहे और ऐलान कर दिया कि और कोई भी इस डेड बॉडी को उठाने आएगा तो उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक ऐसी घटना थी जो कि कश्मीर के अंदर सामान्य जीवन जी रहे लोगों में बड़ा ही डर पैदा कर दिया, क्योंकि एक बड़ा नेता कैसे मार दिया गया तो एक सामान्य इंसान की ज़िंदगी के बारे में क्या है ये सोचते। एक के बाद एक जो हिंदू ब्राह्मण बड़े बड़े लीडर थे मारे जाने लगे। इसी बीच रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू को इन लोगों ने मार दिया। ये जज वही थे जो कि ये जेकेएलएफ के टेररिस्ट मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा सुनाए थे, जिसको बाद में तिहाड़ में फांसी दे दी गई थी। उस रंजिश में इन लोगों ने रिटायर्ड जज नीलकांत गंजू को मार दिया और उनकी बीवी को अगवा कर ली। आज भी पता नहीं चल पाया कि उनकी बीवी कहाँ पे है। इसके बाद एक और बड़ी घटना घटती है। वो घटना ऐसे है कि इन लोगों ने इस केस को लड़ रहे वकील को भी मार दिया। इनका मकसद ये था कि इस बिरादरी को, ब्राह्मण हिंदू बिरादरी के जो बड़े चेहरे हैं उनको हम मारें, ताकि जो सामान्य लोग हैं उनके दिलों में, दिमाग में एक दहशत पैदा हो जाए। और इनके अंदर एक शुरू से बड़ा डाह थी। टोटल जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन का 15-16% ये लोग थे, बड़े माइनॉरिटी में रह रहे थे लोग, लेकिन जम्मू कश्मीर की सारी बड़ी सेवाओं में ये ब्राह्मण थे, हिंदू थे। कोई आईएएस था, कोई आईपीएस था, कोई जज था, कोई डॉक्टर था, कोई प्रोफेसर था। इसका भी जलन इनके अंदर था, क्योंकि इनको लगता था कि इतनी छोटी सी कौम ये है और जम्मू कश्मीर को ये लोग गाइड कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े बड़े पोस्ट पे। तो इनके मन में ये था कि इनको पहले मारना चालू कर दिया जाए। इसके बाद एक और घटना घटती है। श्रीनगर टेलीविज़न के डायरेक्टर लासा कौल शाह का इन कट्टरपंथियों ने मर्डर कर दिया। पूरी तरह से जो ये बिरादरी थी सदमे में आ गई और इनके अंदर हलचल सी मच गई कि क्योंकि इनका कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। ये वो दौर था 1990 का, जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी और वो उन्होंने मंच से बोला था कि कश्मीर पाकिस्तान का एक अटूट हिस्सा है, हम उसको लेकर रहेंगे और पाकिस्तान में रहने वाले लोग हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, इसलिए हमें डर नहीं है क्योंकि वो मुसलमान हैं। ये बेनज़ीर भुट्टो ने एक भाषण दिया था इसको बाकायदे। इसी बीच ये घटनाएं एक के बाद एक प्लानिंग की तरह से हो रही थी, बट ब्राह्मण जो थे उनको कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। ऑन द हुक जिसको बोलते हैं, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि इस कंटिजेंसी से कैसे निकला जाए, क्या किया जाए। दूसरी चीज़ ये भी थी कि उस समय जो सेंटर में जो गवर्नमेंट थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे
और फारूक अब्दुल्ला फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। ध्यान दीजिएगा। और उस समय हिंदुस्तान के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। आप समझ सकते हैं कि विस्थापित ब्राह्मणों के सामने, पंडितों के सामने ये दौर, ये वक्त, ये बुरा समय लाने के लिए कैसे कैसे समीकरण बनाए गए। हिंदुस्तान के दिल्ली सल्तनत में गृह मिनिस्टर जो बैठा मुसलमान मोहम्मद सईद मोहम्मद, चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला, इन्होंने उस समय ब्राह्मणों की रक्षा के लिए कुछ किया ही नहीं, दुनिया जानती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हाँ तक नहीं भरी कि क्या करना है क्या नहीं भरा। जो चीज़ हो रही थी वहाँ पे आंख बंद करके ये लोग देखते रहे और इनका कत्लेआम होता रहा। इसी बीच ब्राह्मणों की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। उनकी उम्मीदों को कुचलने वाला एक फरमान आता है। समय था 4 जनवरी 1990। जम्मू कश्मीर से छपने वाले तमाम न्यूज़पेपरों में एक इश्तिहार निकाला जाता है। वो इश्तिहार कुछ ऐसे होता है कि बाकायदा एक प्रेस रिलीज है, वो समझिए इस बात को, स्क्रिप्ट है वो इश्तिहार में। और निकालने वाला हिजबुल मुजाहिदीन। उस इश्तिहार के नीचे लिखा था, हिजबुल मुजाहिदीन का ये फरमान है कि घाटी में रह रहे जितने भी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, हिंदू हैं, जल्द से जल्द इस घाटी को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनको इस घाटी की आबो हवा में जीने नहीं दिया जाएगा। ये फरमान उन लोगों ने निकाला। और ये फरमान सिर्फ एक दिन नहीं निकला यार, डेली निकलता चला गया। वहाँ का एक बड़ा ही फेमस न्यूज़पेपर था अलसफ़ा। अलसफ़ा में तो ये फ्रंट पेज पे निकल रहा था ये फरमान जो हजरत मुजाहिदीन ने निकाला था। फिर से इसके बाद एक एक करके सारे पंडित मारे जाने लगे, हिंदू मारे जाने लगे। मार काट, नरसंहार, बलात्कार। जो पंडित थे अपनी औरतों को, अपने बहनों को घर के संदूकों में बंद करके रखते थे कि अगर कोई कट्टरपंथी आक्रमण करेगा तो आना, जब आएंगे तो तुम लोग इसी में अपने आप को आग लगा लेना। मन भी बड़ा भावुक है इस तरह की कहानी को सोच करके। कैसे कोई इस तरह से कर सकता है, वो भी हिंदुस्तान में। लेकिन हुआ। अपने घर में लोग कैद हो गए। लेकिन जैसे जैसे ये नरसंहार बढ़ने लगा, एक दिन आता है जिसको आज भी कश्मीर के ये पंडित बिरादरी, विस्थापित पंडित जो हैं, जिसकी वजह से आज भी जम्मू की निचले हिस्सों में तंबुओं में बसर कर रहे हैं रिफ्यूजी की तरह से। कोई लखनऊ में जाके बस गया, कोई दिल्ली में पान की दुकान लगा लिया। ये वही पंडित थे जो बड़ी शानदार ज़िंदगी जी रहे थे, जो बड़े बड़े पदों पे थे। बहुत से लोग जम्मू में तंबू के अंदर विस्थापित किए गए, जहाँ पे किसी एक ही तंबू के नीचे परिवार के 10-10, 12-12 लोगों को रोका गया, जहाँ पे निजता का कोई ख्याल नहीं रखा गया। कहा जाता है कि बहुत से लोग सर्प के काटने से वहाँ मर गए, गर्मी से मर गए। इस दिन को जो है, जो ये पंडित लोग हैं, विस्थापित पंडित जी लोग हैं, ब्लैक डे की तरह से मनाते हैं। और ये दिन था 19 जनवरी 1990। सारे घरों से निकल के पंडित
हिंदू गलियों में आ गए। कहा जाता है कि जब कोई तूफान आता है, कोई सुनामी आती है, तो आदमी घर में कोई चीज़ सहेजता नहीं है। जिस हाल में जो चीज़ होती है उस हाल में छोड़ के अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए भाग जाता है। वही इन परिस्थितियों में इन ब्राह्मणों के पंडितों के सामने हुआ। जो चीज़ जिस हालात में थी उसको छोड़ के लोग अपने घरों से चले गए। कुछ तो ये भी कहा जाता है कि कुछ बड़े बुजुर्गों ने अपने छोटे बच्चों को, अपने परिवार को निकाल दिया, कहा कि तुम लोग चले जाओ, हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन यहीं कटेगा, क्योंकि हमने पूरी पीढ़ियाँ, हमारे माँ बाप यहीं पे रहे हैं। जब सिचुएशन ठीक होगी तो फिर से तुम लोग आए। तो कुछ लोग वहाँ पे रुक गए, लेकिन बाकी सारे लोग, कहा जाता है कि 3.5 से 4.5 लाख लोग गलियों में आ गए और जो सामान कैरी कर सकते थे उतना लेकर के वहाँ से चले गए, और बाकी उसी हाल में छोड़ गए जिस हाल में आदमी सुनामी आने से पहले, तूफान आने से पहले, भूकंप आने से पहले अपने घरों को छोड़ के भाग जाता है। वैसे ही घर, वो खूबसूरत घर, वो खूबसूरत वादियाँ, वो खूबसूरत फूल की क्यारियाँ, वो खूबसूरत सेब के फल पेड़, वो चिनार के वृक्ष, वो केसर के पेड़, भीनी भीनी खुशबू, वो शिकारा, वो चमकते हुए झेलम के पानी, सब कुछ छोड़ के ये पंडित जो है 19 जनवरी को कश्मीर छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि इस नरसंहार में सिर्फ 300 लोगों की हत्या हुई, 300 ब्राह्मणों की, पंडितों की। बड़ा ही रिडिकुलस है, क्योंकि इसी JK-LF का एक आतंकवादी था जिसका नाम बिट्टा कराटे था। जब उसको पकड़ा गया तो वो खुद ही कह रहा था कि मैंने कैसे 20 लोगों को मारा। वो खुद बोला था कि मैंने अकेले ही 20 लोगों को यहाँ पे मारा है, बिट्टा कराटे। 19 जनवरी की जो बात है, न्यूज़पेपर के अलावा जिन मस्जिद के गुंबजों से आजान की गूंज होनी चाहिए, 19 जनवरी की शाम को अचानक सारे मस्जिदों से फरमान सुनाई देने लगा, गूंजने लगा। वो फरमान कुछ ऐसे था कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे जो पंडित बिरादरी के लोग थे वहाँ पे, जब इसको सुने तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने अपने घरों को छोड़ करके वहाँ से चल दिए। यहाँ पे जुडिशरी भी सबके घेरे में आती है, बट जुडिशरी भी क्या कर सकती है? जुडिशरी तो यही फरमान सुना सकती है कि आप अगर डॉक्यूमेंट्स देंगे तो उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जुडिशरी डिसीजन दे सकती है कि आप वहाँ पे जाइए, रहिए। बट सवाल ये है कि इतने संगीनों के साए में कैसे कोई रह सकता है? ज़िंदगी का सवाल है फिर। और आज भी कश्मीर की घाटियों में 2 से 2.5 हज़ार पंडित लोग इधर उधर रह रहे हैं। 1980 के पहले के विचारधारा के जो लोग आज भी कश्मीर में जिंदा हैं, जो दिवाली पे, ईद पे एक दूसरे से मिलते थे, कुछ अपने पड़ोसी घरों की आज भी हिफाजत करके रखते हैं। ये मुल्क ऐसे बना जिसकी विरासत ऐसी रही है। बाकायदे उन लोगों ने उन आक्रांताओं से उन घरों को बचाया, जो आक्रांता वहाँ पे अटैक कर दिए, लड़के उनसे झगड़ के उन घरों को हिफाजत रखा, और आज भी उन घरों को बचा के रखा गया है कि वहाँ जो इसके हकदार हैं, जो पंडित वहाँ से छोड़ के, उन घाटियों से छोड़ के चले आए, वो जाएंगे और उसमें रहेंगे। लेकिन चूँकि ज़िंदगी का सवाल है तो कोई जा नहीं सकता है वहाँ पे। डर इस कदर से लोगों में आज भी हावी है। क्योंकि मोदी सरकार इस समय है तो इन विस्थापित पंडितों को बहुत उम्मीद है। सरकार ने भी बोला था, अभी मुझे रिसेंटली याद है संसद में, कि जैसे चंडीगढ़ एक स्मार्ट सिटी है जिसको बसाया गया आज़ादी के बाद, वैसे एक स्मार्ट सिटी बना करके इन
विस्थापित पंडितों को वहाँ पे बसा करके इनको फिर से इनकी ज़िंदगी को फिर से अस्थायी करना होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसी घटना होगी जिसको आने वाली सदियाँ कभी भूल नहीं सकती, आने वाली पीढ़ी कभी भूल नहीं सकती। एक कवि हैं अग्निशेखर, उस समय के परिस्थिति को वर्णन करते हुए लिखते हैं कि घर के अंदर भी खतरा था, घर के बाहर भी जोखिम था। उन्होंने खाया तरस हमारी हालात पर और एक एक करके फूंक डाले हमारे घर। अब न अंदर खतरा है न बाहर जोखिम है। तो दोस्तों, ये कहानी थी कश्मीर से विस्थापित हुए उन लाखों पंडितों की, हिंदुओं की, जिसके मकसद के पीछे पाकिस्तान की हाथ थी। मैंने उसको बताया कैसे कैसे पाकिस्तान ने इसमें कूटनीति किया, कैसे बेनज़ीर भुट्टो ने क्या कहा, ज़ियाउल हक का इंटेंशन क्या था। क्योंकि ज़ियाउल हक ने सियाचिन जो भारत का नक्शे में है, जब भारत ने उसको हथिया लिया तो उस टिस को, उस दर्द को, 1971 की हार को भुनाने के चक्कर में थे। तमाम सारी चीज़ें इस बीच हुई। 2002 में फिर से इन कश्मीरी पंडितों पे हमला हुआ, 1992 में हमला हुआ। जो रहे बचे कश्मीरी पंडित थे वो भी वहाँ पे मार दिए गए। बट हकीकत ये है कि आज भी जो कश्मीर है, उस कश्मीर में चाह के भी ये विस्थापित पंडित नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके ज़हन में, उनके दिल में एक डर है। वो डर है अपने ज़िंदगी को लेकर के। सच्चाई तो ये भी है कि इन लाचार, असहाय, विस्थापित पंडितों के ज़िंदगी को लेकर के सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में राजनीति ही हुई है और होती आ रही है। इनके सेटलमेंट की कोई प्रॉपर व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, बस बड़े बड़े वादे ही किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी इस कहानी कश्मीर से विस्थापित लाखों पंडितों की, जिनके बारे में सोच के बीच में भावुक भी हो गया था। क्योंकि एक ऐसी कहानी है जिसको सोच के शरीर का एक एक रोआ कांपने लगता है कि सपोज करो आप ऐसे घर में रह रहे हैं, आपने पूरी ज़िंदगी बिता दी है घर को बनाने में। वहाँ पे खुशियाँ हैं, वहाँ पे दर्द है, वहाँ पे आंसू है, तकलीफ़ है, संजोग है, वियोग है, सब कुछ है। एक डीप अटैचमेंट है और सडनली एक फरमान आ जाता है कि आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम सुबह आपको मार देंगे। आप इस सिचुएशन में खुद को रखिएगा और सोचिएगा कि उस दौर में क्या हुआ होगा। कहानी ये पसंद आए तो दोस्तों कमेंट जरूर करना। ये मेरी पहली कोशिश थी। थैंक यू सो मच।